आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव विषय पर है। जो आप लोगों का परीक्षा में इम्पोर्टेंस क्वेश्चन सब आएगा वह इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए चुनकर लाया हूं। आप लोगों के परीक्षा में इसमें ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्प होगा। आप लोग अंत तक देख लीजिएगा, आप लोगों का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना लिखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप दीजिएगा वो इस प्रकार दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवित्री ने देश के लोगों से कहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले। इसके लिए उन्हें सांसारिक मोह माया को त्यागना होगा। इसके लिए वे इसकी चिंता ना करें, वे मंजिल की ओर चलते रहे, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम उठाते रहे। तो इस प्रकार आप 1 नंबर का आंसर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं कि बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को कालिदास की याद क्यों आती है। तो इसका आंसर दीजिएगा आप इस प्रकार कि बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद इसलिए आती है क्योंकि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूत में यक्ष ने बादलों को अपना संदेश देकर दूत के रूप में अपनी पत्नी के पास भेजा था। अपने संदेश का उत्तर पाने की आशा में वह बड़ी अधीरता से बादलों की ओर देखता रहता था। ठीक है, आप 2 नंबर का आंसर इस प्रकार दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं। घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि रिश्ते नहीं खुलने की व्यवस्था कवि ने बताई है। उसके घर में घोर गरीबी, क्या उसके घर में घोर गरीबी उसका कारण बताया है। गरीबी के कारण रिश्ते में खिंचाव व तनाव है, जिसके कारण सब एक दूसरे के सामने जाने से कतराते हैं। इस तरह सब में बातचीत बंद है। यह रिश्तों के मध्य व्याप्त मधुरता को कम कर देता है। करीब होते हुए भी अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर का आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा। आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वह यह है आपका कि ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया। तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो इसका जो तर्क सहित उत्तर लिखना है वो इस प्रकार लिखिएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखिएगा आप ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में मशहूर नहीं किया गया क्योंकि इसके निर्माता उस उच्च वर्गीय समाज की प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फूले विरोध करते थे।
वे हमेशा ब्राह्मण समाज के व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोध थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा कब की बदल गई होती। विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते थे वे समाज का सुधार नहीं चाहते थे, अतः उन्हें समाज सुधारक की सूची में उनका नाम न रखकर ज्योतिबा फूले के कार्यों को दबाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख पाइएगा कि उनका जो नाम था वे चाहते थे, वे सभी जो रूढ़िवादी के विरोध में थे, वो वर्चस्ववाद के विरोध थे, वे समर्थक थे, सभी जाति सभी छोटे वर्ग के भी समर्थक थे, जिसके कारण उसको पहले से ही समाज सुधारक के लिस्ट में नहीं रखा गया। इसीलिए ज्योतिबा फूले के जो प्रयास थे उसको दबाने का कार्य किया गया। इस प्रकार आप इसका आंसर दे पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है आपका क्वेश्चन वह है खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। आंसर लिखिएगा इस प्रकार देख सकते हैं कि खानाबदोश कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। वह क्या है। एक नंबर में कौन नंबर में देख सकते हैं किसानों को घर परिवार चलाने के लिए गांव को छोड़कर शहर जाना, एक नंबर हो गया। दूसरा हो गया कौन नंबर आपका मजदूरों का शोषण। तीसरा नंबर जो हो गया वो है आपका जातिवाद तथा भेदभाव भरा जीवन। घ नंबर में हो गया स्त्रियों का शोषण। तो ये जो पॉइंट है आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आपका छठा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया है जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। समझ गए ना। इसका मतलब कह रहा है कि ट्रेन को जैसे बिना इंजन खींच नहीं सकता है, उसी प्रकार हमारे देश को कोई अच्छा उस प्रकार का रहेगा तभी उसको क्या अच्छे तरफ ले जा सकता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक पहला नंबर जो इसका आंसर जो 6 नंबर का आंसर होगा इस प्रकार होगा। देख सकते हैं क्या दिया है कि लेखक मानते हैं कि हिंदुस्तानी लोग आलस के कारण बेकार हो गए हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी जो लोग हैं वह आलस्य के कारण बेकार हो गए हैं। उनकी जो योग्यता और क्षमताएं हैं वे आलस्यपन के कारण समाप्त हो गए हैं। मतलब उनका जो योग्यता है, उनका जो क्षमता है वह आलस्य के कारण क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब उनमें नेतृत्व का गुण नहीं बचा। ठीक है, उनमें नेतृत्व करने का गुण नहीं रहा। समझ गए। उन्हें ट्रेन के इंजन की भांति कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। पूरे भारत में अलग अलग जाति संप्रदाय आदि के लोग रहते हैं, इनमें स्वयं चलने की क्षमता है ही नहीं। इन्हीं सदस्यों के एक बाहरी व्यक्ति ही अपने इशारों पर नचा रहे हैं। मतलब हम लोगों को जो हम लोग अपना जो नेतृत्व है, मतलब हम लोग जो हमारे देश में बहुत सारे संप्रदाय है, बहुत सारे क्या है जाति है, यहाँ के लोगों को चलाने के लिए एक इंजन की ज़रूरत पड़ता है। इसका मतलब बहुत अच्छे आदमी की ज़रूरत पड़ता है जो हमारे ट्रेन के जैसे इंजन के जैसे
काम करे और उनके पीछे हम लोग चल पाए। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है आपका 7 नंबर, वो इस प्रकार देख सकते हैं कि सुधा अरोड़ा अथवा महादेवी वर्मा की किन्हीं 2 रचना के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर है इस प्रकार लिखिएगा आप लोग कि सुधा अरोड़ा की रचनाएं वह क्या है, औरत की कहानी और काला शुक्रवार, ठीक है। और आपका महादेवी वर्मा की जो रचना है वह है आपका यामा या दीप शिखा या नीरजा, ठीक है। इस प्रकार आप दोनों का क्या है लिख सकते हैं किन्हीं 2 रचनाओं का नाम। उसके बाद 8 नंबर में जो दिया है देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है 8 नंबर में कि प्रचार प्रसार के पुराने और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार लिखिएगा कि प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में बहुत अंतर आया है। किसी वस्तु का क्या है कि पुराने समय में और अभी के समय में बहुत ही अंतर आया है। कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रचार के लिए ढोल नगाड़े आदि बजाकर उसके विषय में घोषणा की जाती थी। पुराने जमाने में कोई संदेश देना हो तो ढोल नगाड़ा बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, उसके बाद उसको संदेश को सुनाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आज के जो है एक व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है रिस्का तांगे आदि में बैठ जाता था और उस वस्तु का पोस्टर लगाकर ढोल बजाते हुए जोर जोर से इसके विषय में बताता था। कुछ लोग घर घर जाकर अपनी वस्तु का विज्ञापन किया करते थे। कई बार नुक्कड़ों पर नाटक आदि के माध्यम से भी वस्तु का विज्ञापन किया जाता था। अब किसी भी वस्तु का प्रचार प्रसार अखबार, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और मोबाइल फोन ने विज्ञापन को कोई गुना तीव्र एवं प्रभावशील बना दिया। मतलब पहले के ज़माने में जो था वह ढोल नगाड़ा बजाकर या टांगा या रिस्का पर बैठकर पूरे चिल्ला कर बताया जाता था, पूरा गांव घूमकर, समझ गए। लेकिन अभी का जो प्रचार प्रसार का तरीका है वह है आपका समाचार पत्र, जो अखबार है, मैगजीन है, रेडियो है, टेलीविज़न, इंटरनेट है, मोबाइल है। इस प्रकार तीव्र है कि अभी 2 सेकंड में सभी के पास इसका प्रचार प्रसार हो जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर कर आई है। इसका जो आंसर होगा उस प्रकार देखिएगा, यहाँ पर दीजिएगा इस प्रकार कि मकबूल के पिता उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। मकबूल के दादाजी की मृत्यु के बाद मकबूल के पिता को उनकी चिंता सताने लगी। उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने सोचा कि उनका पुत्र किसी शौक में ना चला जाए, इसलिए उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि वह दूसरे बच्चों के साथ रहे और उसका मन भी लग जाए। उनके पिता उनकी प्रतिभा की कद्र करते थे, उनका समर्थन भी करते थे। कथा मकबूल की हर खुशी देखकर बहुत ही प्रसन्न रहते थे, इसलिए तो मकबूल के कहने पर उन्होंने बड़ौदे साहब से ऑयल पेंटिंग का सारा सामान मंगवाया भी, ठीक है। मतलब उनका पिता उनसे बहुत ही स्नेह करते थे, बहुत ही प्यार करते थे, जिसके कारण जो भी वो कहते थे उनका दादाजी की मृत्यु के बाद उनका मतलब मन भटक ना जाए, ठीक है, इसलिए उसका
जो उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आप दे दीजिएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया है 10 नंबर का क्वेश्चन वो इस प्रकार है आपका। देखिएगा आप इस बात 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार है। 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार है कि आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव रहा। तो इसका जो आंसर है इस प्रकार दीजिएगा, लेखक के दादा के मृत्यु ने उसे बहुत दुख पहुंचाया, यह उसके लिए बहुत सदमे से कम नहीं था। वह गुमसुम हो गया और किसी से बातचीत नहीं करता था। दादा की मृत्यु के बाद वह कई दिनों तक दादा के कमरे में ही बंद रहा। दादा की पुरानी अचानक अचकन पहनकर वही उन्हीं के बिस्तर पर लेटा रहता था। इस तरह वह अपने दादा के पास ही सोने का अभ्यास करता। इन सारी बातों से पता चलता है कि उसे दादा से विशेष लगाव था। तो 11 नंबर का आंसर आप इस प्रकार, 10 नंबर का आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ में किन किन चित्रकारों का जिक्र किया हुआ है। इसका जो आंसर होगा, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के चित्रकार जो है वह है मकबूल, फिदा हुसैन और वीरेंद्र साहब और देवेंद्र। ठीक है, बेंद्र। ठीक है, इस प्रकार आप 11 नंबर का आंसर दे दीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।